ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। सम्मोहक साक्षात्कारों, दिल को छू लेने वाले आख्यानों और आंखें खोलने वाली चर्चाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य पक्षपातपूर्ण कानूनों के पीछे छिपी वास्तविकताओं और निर्दोष लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव को उजागर करना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस, झूठे आरोपों का सच, जहां पर हम उन लोगों की आवाज उठाते हैं, वो अनकही कहानियां बताते हैं जो अभी तक बंद थी, दबी हुई थी, छुपी हुई थी, और हम नहीं चाहते कि वो आवाज, वो कहानी बाहर निकलने के बाद में उस आदमी को आत्महत्या करनी पड़े। हर दिन, हर पल, हर जगह, हर एरिया के अंदर में कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं एक पुरुष जिसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, उसे न्याय, उसे समाज और उसे पुलिस कोई भी साथ नहीं दे रहा है, और वो अंततः अपनी जान ले लेता है। क्या आप ऐसे दोस्त, भाई, पिता या अपने सगे संबंधी को खोना चाहोगे? यदि नहीं तो आप हमसे जुड़िए और उनकी कहानी को हमारे साथ में बाहर निकालने में सहयोग कीजिए। आज हमारा ये एपिसोड, एक नया एपिसोड नई कहानी के साथ में प्रस्तुत है, और इस कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यदि बताऊं तो शायद आपने एक कहानी सुनी होगी अभी कुछ समय पहले, कर्नाटका हाई कोर्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ की थी, जहाँ पर एक केस आया और वो व्यक्ति ने अपनी पत्नी से डाइवोर्स का केस किया था, और वो उसका 7वां पति था और 7वां डाइवोर्स था। बाई चांस जज ने पूछा कि भाई क्या आप मुझे पुराने डाइवोर्स के बारे में बता सकते हो? तो जब उसकी हिस्ट्री खंगोली गई तो पता लगा उसने 6 लोगों को दहेज के चक्कर में तलाक दिया था और 6 लोगों से एलिमनी वसूल करी थी। Waiting for the respondent. 6 husbands case. Statement of objection. Okay, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? I say the 7th husband. 7th husband. You are the 7th husband. No, I termed it as 6 husbands case. So 7th ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Yes. And against everybody 498. 498 and filing the maintenance criminal is against every husband. How long each husband has stayed? 1 year. ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ದ 1 year 6 months ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ದ 6 months ಆದ ತಕ್ಷಣ 498 ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. all 6 times. This is going to be the exemplary cost on you, and you are playing with the law. Charge sheet also filed against the respondent number 2 ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ charge sheet ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 420 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I have said all 6 husbands are there. photographs and marriage certificates. Yes sir. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ another proceeding for malicious prosecution and permit. How many cases you file? Every 6 months change the husband, initiate 498A. आज कुछ ऐसा ही मामला है जहां पर एक औरत ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीसरी शादी पर भी वो शायद नहीं रुकेगी, और वो ऐसे आदमी को जिसकी शादी कभी पहले नहीं हुई थी, पहली बार उन्होंने शादी करी, और वो डाइवोर्सी महिला ने इनको ठगा। मेरे साथ में मेरे मित्र हैं विशाल सागर जी, नमस्ते। आपका स्वागत है। नमस्ते तिवारी जी, आपने बुलाया इसलिए खूब धन्यवाद आपका। वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम कहानी शुरू करें उसके पहले ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले थे, और आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी? मेरा जन्म अहमदाबाद में, भाई बॉर्न में अहमदाबाद का हूँ। मैंने BCom तक पढ़ाई की। जब मेरी शादी हुई तब लाइफ चलती थी, मस्त चलती थी, कोई टेंशन नहीं थी, खूब अच्छी से चल रही थी, कोई जवाबदारी नहीं थी। तो हमारा खूब फैमिली अच्छा पैसे वाला फैमिली है, मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर रहते थे, बहुत अच्छे से लाइफ चलती थी शादी के। मैं सोचा कि भाई चलो अभी एज हो रही है, 30 हो गई, 32 हो रही, ढूंढ रहे थे लड़की,
तो पूरा मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन था, मम्मी पापा और कितने भाई बहन हो आप लोग? टोटल मेरे 3 बहनें और मैं एक हूँ। अच्छा, भाई आप और कोई नहीं अकेला है। ही हूँ। और पापा मम्मी? पापा 2001 में गुजर गए। ओह आई एम सॉरी। 2010 में मदर गुजर गई। ओह हो अच्छा। हम्म, 2010 में मम्मी भी गुजर गई। हम्म। तो आप भाई बहनों में सबसे बड़े? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हो, तो बहनों की शादियां जब तक हो चुकी होंगी? 2 बहनों की शादी हो चुकी थी उसमें। तो एक बहन की शादी एक तरीके से आपने ही करी होगी मम्मी पापा के नहीं, गुजरने के मेरी बाद? मम्मी मेरा एक बहन की शादी पापा जिंदा थे तब की। अच्छा दूसरी बहन का शादी हुई थी, पापा नहीं थे। अच्छा और तीसरी बहन ने शादी नहीं की, वो साथ में। अच्छा। तो एक तरीके से मम्मी गुजरने के बाद में ही आपको अपनी शादी की जिम्मेदारी उठानी पड़ी? यस। ओके। तो कैसे आपकी शादी का प्लान बना और कैसे आपकी शादी हुई, बताइए। शादी तो देख रहे थे, लड़कियां देख रहे थे। हम्म। उसमें एक आदमी था जो पहले बोल रहा था मेरे पापा का फ्रेंड था, मेरे पापा का को बार घर पे आता था। हम्म तो बंदे के रेफरेंस से शादी की हम्म हुई मेरी। तो शादी करने के पहले भी उसने एक लड़की दिखाई थी, वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उसमें कैंसिल हुआ। तो फिर उसने दूसरी लड़की बताई, तो उसे हमने देखा, मैंने देखा। तो उसने बोला कि भाई ये लड़की है कि वो अच्छी, देखने में अच्छी है, अच्छा फैमिली है, एक बात देख लो। तो मैं ठीक है, देख लेते हैं। हम देखने गए। तो लोगों ने, मैं अकेले ही गया था देखने के लिए। तो वो लोगों ने बोला कि भाई अच्छा, हम बता देते कि हमारी लड़की की पहले एक साल बाद शादी हो गई, टूट गई। अब टूटने के 2-3 रीजन बताए कि भाई ऐसा ऐसा था, टूट गई। ठीक है चलो, मैंने बोला सोचा लाइफ में सबके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती रहती है, कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं, कुछ नहीं भी होते, तो चलता रहता है। अपने से लाइटली ली, पहले शादी की तो ठीक है, मतलब हो गया ना झूठा, तो हो गया। फर्स्ट ऑफ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि विशाल भाई अपनी पहली बार शादी कर रहे थे और जिस लड़की के साथ में वो शादी करने गए वो डाइवोर्सी थी, और इन्होंने उसको ओवरलुक कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चलो ठीक है, चलता है, मैं डाइवोर्सी लड़की से भी शादी करने को तैयार हूँ। जबकि इन्हें तो बगैर डाइवोर्सी लड़की भी मिल सकती थी, फिर भी आपने एक एक्सेप्टेंस दिखाई। बहुत बढ़िया। फिर क्या, मैं देखने गया तो मैंने देखी, फिर मैंने थोड़ा घर पे बात की, तो घर वाले थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे कि भाई हाँ, क्या भाई तुम चेक कर लो एक बार, क्या है क्या नहीं। भाई मेरे मामा मम्मी थे, उसको लेके मैं गया बात करने के लिए। बराबर। तो मामी ने तो ना बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, नहीं मजा आएगी, लेकिन ठीक है एक बार अपने बात कर लेते। तो मेरे मामा ने बोला कि चलो मैं एक बार, रुको एक बार चेक करवा लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो उसने वहाँ जहाँ वो पहले रहने वाले थे गाँव में, वहाँ के पहचान वाले बंदे से बात करी फोन पे कि भाई क्या है, लड़की देख रहे, क्या है क्या नहीं। तो बंदे ने बोला ठीक है सब कुछ, लेकिन वो बहुत ईगोइस्ट लड़की है। तो माइनस पॉइंट होता है ना, वो बहुत ईगोइस्ट लड़की है। तो मेरे मामा ने बताया कैसी बात हुई, तो ईगोइस्ट लड़की है। तो बोला ठीक है चलो, वो तो सबका नेचर थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मीनवाइल वही टाइम में एक दूसरी भी हमारे कास्ट की लड़की थी। तो मैंने वो भी के वो उसको वो भी देख लो तुम, के वो अच्छी है, वो वन में उसको फर्स्ट में रहता है, वो भी मैरिड नहीं थी। अच्छा। लेकिन मतलब बोला चलो एक बार यहाँ पे जुबान दे दी है, कभी अपना कर दिया है, अपने क्यों पलटे यहाँ से। अच्छा, आपने बात रखने के लिए आपने दूसरी लड़की नहीं देखी, आपने इधर ही ओके कर दिया। वेरी गुड। उसको भी मैं पहचानता था क्योंकि हमारी कास्ट की थी लड़की। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि नहीं अपने करेंगे, तो फिर मैंने उसको पलटा नहीं बात को। ठीक है, एक बार डिसाइड हो गया, फिर अपना अच्छा नहीं लगता है कि ना बोले। तो ऐसे हुए, पहले आगे बात बढ़ी, शादी हो गई आपकी। फिर नक्की हो गया, लेन देन की बातें हुई, फिर शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ, इसमें क्या शादी का नक्की किया। तो जो हमने जो बंदे के थ्रू हमने जो नक्की करवाया था मेरा शादी, जिसने हमको लड़की बताई थी, बिचौलिया, मीडिएटर। हाँ मीडिएटर ना। तो मीडिएटर बीच में था। तो शादी का तकरीबन हम जिस दिन तारीख नक्की की थी, उसके 4-5 दिन पहले की बात है।
तो फ़ोन आता है कि आप आओ, आपके सब आप हमारी दुकान पे आओ, हम सबको मिलना है, ये सब आए तो आपको सबको मिलना है। तो मीनवाइल हम क्या था, शादी खरीदी करने निकले थे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा कजिन वो सब। तो बुला रहे, चलो मिलके तो आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे मिलने, शादी के जस्ट 4-5 दिन पहले की बात है। तो वो लोग के सामने वाले के पहचान वाले 2-3 थे। अच्छा। वो जो मीडिएटर था वो था, मेरे ससुर थे। तो उस टाइम शादी के जस्ट 4-5 दिन पहले की बात है। तो बोले ऐसे बता, बोले ब्रोकर ऐसा बोल कि भाई मैं तो ये घर में ऐसा है, वो ऐसा है, आप मैं ये शादी के बाद कुछ भी हो इसकी गारंटी लेता नहीं हूँ मैं। ये तो सही है, लेकिन ये उसके घर के, ये उसके सिस्टर ऐसी है, उसके जिया जी ऐसा है, सब ऐसा वैसा नाटक करने लगा, बातें करने लगा। और जो सामने वाले बंदे आए थे ऑपोजिट साइड के, जैसे मेरे ससुर के साइड वाले, वो भी सोचने लगे अभी शादी के दिन 5 दिन बाकी रहे, तो ये बंदा ऐसी बातें करता है, चिल्ला चिल्ली करता है कि मैं ये इसकी गारंटी नहीं लूँ, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा वो लोग भी शॉकिंग थे और हम लोग भी शॉकिंग थे। ओके, तो मैं समझना चाहूंगा बिचौलिया आपके रिलेटिव थे या कोई प्रोफेशनल बंदा था बाहर का? रिलेटिव तो नहीं था, लेकिन क्या मेरे पापा के टाइम पे पापा के घर पे आते थे। तो वो बंदा ये हमारे कास्ट का नहीं था, अदर कास्ट का था। ओके, तो मतलब बाहर का बंदा था। बाहर का बंदा। और वो एक तरीके से डिस्क्लेमर बोल रहा था, वो बोल रहा था इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, यदि शादी चले ना चले। वो दोनों पार्टियों को बुला करके उसने ढोल पीट दिया, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, फिर फिर हम लोग तो हमें भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया, तो ऐसा थोड़ी चले, हम क्या बात करते हो। तो हम तो बात करके खत्म करके चले गए। अच्छा। और वहाँ का बात खत्म हुई। अच्छा। फिर शादी हुई। शादी हो गई, शादी हो के बाद वो शादी हो गई। शादी के बाद अगले ही दिन सुबह उसका पापा आ गया घर पे। चलो आप लड़की को लेने आ गया। तो उसने पूरा जो भी लेके आई थी, पापा ने दिया वो सब, वो ज्वेलरी वगैरह सब पैक करके, पूरा बैग पैक करके चली गई वहाँ पे। वो बोला कि हमारा रिवाज है कि भाई हम दूसरे दिन हम लड़की को ले जा रहे हैं। तो बोला ठीक है चलो। तो 6 दिन रही हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो रिवाज बोलते हैं, तो आपका रिवाज उनका रिवाज कुछ अलग अलग है? आप कोई दूसरी? एक्चुअली वो हम गुजराती है बराबर। हाँ। वो लोग बेसिकली राजस्थान। वो लोग गुजरात के नहीं थे, वो राजस्थान के थे। राजस्थान कौन सी जगह? राजस्थान सिरोही बोलते हैं, सिरोही जगह पे। हाँ, सिरोही में जाना। तो वो सिरोही के थे और इन्होंने गुजराती से शादी करी। सिरोही की लड़की जो कि डाइवोर्स लड़की थी, उन्होंने इनको शादी करी। शादी के दूसरे दिन ही, नोट करने वाली बात है, जैसा इन्होंने बताया, पूरा बैग भर के, पूरा सामान लेकर के वो चली गई अपने पिता के घर। फिर क्या हुआ? फिर वो 6-7 दिन हुआ भाई। फिर वो सिस्टर वापस आई, रही साथ में रही। तो 6-7 दिन बाद जब वो वापस आई, तो वो सब गहने जवाहरात वगैरह? नहीं, खाली कपड़े लेके वापस। ओके, समझने वाली बात है। फिर हाँ, हमने तो पता, अपने तो कोई दिमाग में ऐसा ही नहीं था, लेकिन वो बैग लेके गई। क्या था उस टाइम में पता नहीं था, बाद में पता चला बहुत टाइम के बाद कि वो सब वो उसके पापा के वहाँ प्री प्लानिंग। ओके, फिर ऐसा प्री प्लान। तो फिर वो गई, आई। फिर मीनवाइल शादी का हमारा जो मैरिज लाइफ चालू हो गया। मैरिज लाइफ में क्या होता है, वो ऐसा बोल रहा थोड़े दिन हुए तो फिर चलो मैं पापा के वहाँ जाता हूँ। फिर 5-10 दिन रह के आती थी, फिर वापस आती थी। फिर वापस आई तो फिर बोला ऐसा है कि भाई अरे मेरा ये है, मेरा आज मेरे वहाँ मेरा कजिन आने वाला है, तो मैं जाती हूँ, 2-3 दिन करके रहते हैं। वैसे वैसे मीनवाइल तो वो पापा के घर में कोई भी रीजन के जाती रहती। तो वो गुजरात से राजस्थान बार बार जाने का बहाना ढूंढती थी। बेसिकली वो लोग हैं सिरोही के, हाँ, लेकिन रहते हैं अहमदाबाद में। अच्छा, वो अहमदाबाद में। ओके। तो लोकल सिटी में थी। तो लोकल सिटी में तो मुझे लगता है मूवमेंट ज्यादा होते होंगे। यस। कि जरा सा कुछ हुआ, छोटा सा भी कोई रिलेटिव आया तो मेरे जाना है।
क्योंकि बाहर की स्टेट में होता है कि भाई आना जाना, ट्रेन रिजर्वेशन मिले ना मिले, यहाँ तो वो झंझट ही नहीं है, तो यहाँ तो मूवमेंट ज्यादा होता होगा और छोटे छोटे बहाने पर भी वो जाने का बहाना ढूंढती थी। ठीक है। हाँ कि भाई चलो मेरी आज मेरी सिस्टर आई है कि भाई शादी में जाना है, अच्छा। मेरी नानी आई है, मिलने जाना है, तो 2 दिन देख के आए क्या है। तो मुझे लगता है कि जब वो भी सेम सिटी में रहती थी तो इसका मतलब उनके भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स तो यहीं होंगे, तो उनके भी रिश्तेदारी में बर्थडे, शादियाँ, सगाई ये सब चलते रहते थे, वो सब भी अटेंड करना है उसको, बराबर। तो ये बहानों से वो निकलती रहती थी, बराबर। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ चल रहा था, वो कभी जाए तो 2 दिन रहे, 1 दिन रहे। तो आपकी शादी कब हुई थी विशाल भाई? मेरी साल 2014 में हुई। 2014 में। और फिर लाइफ कब तक अच्छी चली और कहाँ से दिक्कत आना शुरू हुई? लाइफ चली तकरीबन, देखो ना, शुरुआत में थोड़ा अच्छा था, ऐसा कुछ है था नहीं, लेकिन क्या उसका थोड़ा एटीट्यूड ऐसा था। कभी एक बार तो क्या एटीट्यूड थोड़ा ऐसा था कि भाई वो बोले ना, थोड़ा उसको थोड़ा जोर से थोड़ा बोल दो ना कि भाई थोड़ा ये तुम ऐसा कर दो, थोड़ा ईगोइस्ट नेचर था उसका। अच्छा। तो बुरा लग जाता था। अब घर में क्या है, मम्मी पापा है नहीं, जो ये तो मैं ही था। अब कुछ भी घर में कुछ भी हुआ है, कुछ गलती हो जाए तो मेरे को ही बोलना पड़ता था, बराबर। शिक्षा तो कुछ बोलती नहीं थी, बराबर। तो उसको मैं बोल दूं थोड़ा गलत लग जाता जल्दी। तो वो कंप्लेन, मेरे को कंप्लेन नहीं, उसके पापा को कंप्लेन करते हैं, मम्मी को कंप्लेन, विशाल जी ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन चलती रहती है। लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था कि वो पीछे क्या है, कंप्लेन कर दी है, कि मैं वो ध्यान भी नहीं, पता भी नहीं चलता था, और मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं था कि मेरे जॉब में घूमना रहता था ज़्यादा। सुबह में 9 बजे चले जाओ तो शाम को 8-9 बजे घर पे आओ। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक लड़की जिसकी शादी होती है, अपने मायके से ससुराल जाती है, तो कहा यह जाता है कि अब से उसका घर वही हो गया, ससुराल ही उसका घर है। लेकिन यहाँ पर आजकल मॉडर्न टाइम्स में देखा जाता है कि वो तन से तो चली जाती है, लेकिन मन से वो अभी भी उसका मन वहीं अटका रहता है मायके में, और उसका सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो होता है वो होता है मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और उससे वो मायके में क्या क्या हो रहा है वो सब बातें वहाँ पर ससुराल में वो बताती रहती है। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव। तो वो एक उस तरीके से परोसती है कि मैं देखिए यहाँ पर किस हाल में रह रही हूँ। वो अपने आप को थोड़ा लाचार बताने के चक्कर में घर की जो बुराइयां हैं वो बताती है, ना कि तारीफें बताती है। वो ये बताने की कोशिश करती है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, देखो पापा मेरे को, देखो मम्मी मैं कैसे रह रही हूँ, इतनी दिक्कत है यहाँ पर, इतनी दिक्कत है। और इस चीज़ को धीरे धीरे वो राई का पहाड़ बन जाता है, और माता पिता जो सोचने लगते हैं कि शायद हमारी लड़की कितनी परेशान है। अच्छा, इस एपिसोड में वो जरूरी नहीं कि वो उन्हें अच्छाइयाँ भी बताती हो। विशाल जी कुछ अच्छा करते होंगे तो वो शायद नहीं बताती होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती होगी तो वो जरूर फोन करके बोलते होंगे कि आज मेरे साथ में इन्होंने ऐसा किया, आज ऊंची आवाज में बात करी, या ये प्रॉब्लम हुई। तो ये सब कब तक चलता रहा और फिर आपकी लाइफ में कहाँ से टर्निंग पॉइंट आया? मीनवाइल ऐसा हुआ कि भाई तो शादी लग्न जीवन चल रहा था, उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई। बराबर। तो उसने मेरे को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट वाली बात आपको नहीं बताई? मेरे को नहीं बताई, उसने उसको मम्मी को पता दी, उसका पापा को भी पता नहीं था। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, लोगों ने मेरे को मेरी और बोला है कि आप घर पे आओ वगैरह बात करनी। तब पता चला कि प्रीति प्रेग्नेंट है। माय गॉड। ओके। वो प्रेग्नेंट है। तो वो तो बोल रही थी कि भाई मेरे को बच्चा रखना नहीं है। ओह माय गॉड। ऐसे तो बताने भी वाली नहीं थी कि हमको बताने भी वाला नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कितनी बड़ी साजिश विशाल भाई, आप समझिए। यानी उसने आपको बताया नहीं, पहली बात। आप बता रहे हो कि उसने मम्मी को बताया और वो बच्चा नहीं रखना चाह रही थी। तो हो सकता है कि वो आपको बगैर बताए ही वो एबॉर्शन का सोच रही हो। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा सोच ही रही थी। अच्छा। लेकिन क्या घर में बात हुई तो उसका पापा ने मना कर दिया कि भाई नहीं, लड़का तो रखने का ही है, क्योंकि उसकी छोटी बहन थी, उसकी शादी हुई थी, वो बहुत टाइम हो गया था, वो भी उसकी दवाई चल रही थी बच्चे रखने के लिए। अच्छा। लेकिन वो रह नहीं रहा था। अच्छा। तो वो बहुत लॉन्ग टाइम में दवाई चल रही थी। अच्छा। वो देख के उसको पापा को ऐसा लगा कि भाई नहीं करना चाहिए अपने पास।
एबॉर्शन। अच्छा, तो मतलब आपके ससुर जी इस फेवर में थे कि हमें अबॉर्शन नहीं करना है, बच्चा रखना है। और बच्चा रखना वो इसलिए उनके दिमाग में था क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी है उसके साथ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। तो इस चक्कर में शायद वो आपको बात पता लग गई कि शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, इसके लिए बुलाया हमको कि भाई आप आइए, बात करनी है कि वो, फिर हमको पता चला ये प्रेग्नेंट है। हाँ 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 ठीक है, तो उस टाइम डिस्कशन हुई कि हाँ। नहीं रखना है, नहीं रखना है, रखना है नहीं रखना। तो सोच ही रही थी कि मैं तो बोल ही रहे थे कि भाई मेरे को तो नहीं रखना है, मेरे तो नहीं रखना है। तो डिस्कशन में फिर उसके पापा ने पकड़ के रखा था कि नहीं अपने को रखना ही है। विशाल भाई, मुझे एक बात बताओ, इसका डिसीजन कि बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये ससुर डिसाइड करेगा, सास डिसाइड करेगी, साली डिसाइड करेगी, या कौन डिसाइड करेगा, या पति पत्नी को डिसाइड करना चाहिए? इसे तो बोले जाए तो हमको ही डिसाइड करना है, फैमिली को डिसाइड करना है। यही प्रॉब्लम है आजकल। घर की बात मायके में इस तरीके से जा रही है कि घर के छोटे डिसीजन से लेकर के बच्चा रखना है या नहीं रखना है, ये डिसीजन भी वहां डिसाइड किया जा रहा है। इन्हें मेहमान की तरह बुलाया जा रहा है और फिर बताया जा रहा है कि भाई ऐसे से शी इज प्रेग्नेंट और हम बच्चा रखने की सोच रहे हैं। तो इन्हें तो एक जैसे गेस्ट अपीयरेंस होता है किसी मूवी में, ऐसे गेस्ट अपीयरेंस की तरह बुला करके, जैसे इनका कोई लेना देना ही ना हो, और इन्हें बताया जा रहा है कि अब बच्चा रख रहे हैं, हमने ऐसा डिसाइड किया है। वाह, ग्रेट। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उसके सीक्वेंस में बोलूँ, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसको रात को मेरे पास तकरीबन 1 बजे के आसपास फोन आया कि 12:30 बजे के आसपास फोन आया तो भाई तो अभी उसको पेन हुआ है और तो हम ले जा रहे हैं अंदर। बाद में थोड़े टाइम जो होना है कि भाई वो अभी को उसको बोला ठीक है मैं निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ रात को। बाद में फोन आया कि बस उसको लड़का हो गया है यहाँ पे। अभी उसको 9 बजे से दाखिल किया था, 8 साढ़े 8 9 बजे से ले गए थे हॉस्पिटल में। मेरे को रात को 12 साढ़े 12 बजे फोन करते कि उसको पेन हुआ है, हम सीजरिंग के लिए ले जा रहे हैं। 9 बजे का 8 9 बजे का दाखिल किया तो मेरे को 12 बजे कॉल कर रहे हैं। कोई सीरियसनेस था दिखी नहीं। फिर क्या हुआ? बेटा हाँ, हुआ? बेटा होगा, सीजरिंग होगा। कितने, कब की बात है, कौन सी? वो 2015 की बात है। अच्छा, 2014 में शादी हुई, 15 में बेटा हुआ। फिर आगे लाइफ तो मैं अच्छा तो ये अभी वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रेग्नेंट बोला मतलब चल तू थोड़े 3-4 महीने यहाँ रुक, बराबर है। फिर मैं पीछे के लास्ट के 4-5 महीने होएंगे जी प्रेगनेंसी का, तू वहाँ रहना, बराबर। बच्चा होने के बाद तू थोड़ा ज्यादा रहना क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा है नहीं जी, तो बच्चा होगा तो टेक थोड़ा। केयर करने के लिए तू वहाँ ज्यादा रुकना। वेरी गुड। अभी तू यहाँ पे रुक, बाद में तू चली जाना वापस। बराबर। लास्ट के 4-5 महीने में खाने पीने की दिक्कत आप शायद अकेले ही मैनेज करते? हाँ, खाने पीने का तो मैंने कभी सोचा ही, कंप्लेन भी नहीं करती थी कि तू पापा के वहाँ जा रही तो मेरे खुद को खाना बनाना पड़ता है। अच्छा। मैं तो ये सोचता ही नहीं, चलो ठीक है उसको जो इच्छा हुई तो चली जा रही है तो आ रही है, क्योंकि मैं तो खुद मैंने सीखा हुआ है, खुद बना आप बना लेते हैं पूरा? मैं खाना बना लेता हूँ। वाह, खा लेता है। वेरी गुड। तो देखिए, ऐसे पति मतलब ऐसा आदमी मिलना कितना मुश्किल है कि जो खाने की भी कंप्लेंट ना करे, जबकि लड़कों की यही कंप्लेंट होती है कि तुम मायके नहीं जाओगी, मुझे खाने की दिक्कत होती है। और इनके साथ में ऐसा ही बता रहे हैं कि वो चली भी जाती थी तो डज नॉट मैटर, खाना पीना आप मैनेज कर लेते थे। ओके, फिर खाना पीना भी मैंने हो जाता है, लेकिन क्या मैंने उसको बोला तू यहाँ पे रुक फिर जा वापस। बराबर। एक्चुअली क्या था वो कुछ सुनती नहीं थी। कभी हम बोले कभी ऐसे वैसे करना है तो सुनना बंद कर दिया था, वो अपने हिसाब से कुछ कर रही थी, सब डिसीजन ले रही थी। तो मैंने बोला भाई तू खुद हमारा सुनती नहीं है, तो तू तेरा हिसाब से कर रही है तो फिर हम क्या बोले इसमें। कोई आदमी नहीं सुने तो क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं अपने हिसाब से। सही बात है। हाँ। करना है कर फिर। तो फिर वो कंप्लेन करती रहती कि तुम आते नहीं हो, घर पे मिलते नहीं हो। एक इंसिडेंट जबरदस्त हुआ था, मेरा फील्ड जॉब है। अच्छा। तो अभी अहमदाबाद की गर्मियाँ तो आपको पता है जबरदस्त होती है जी। तो एक बार मेरे को उस साइड का काम था तो बोला चलो जाते हैं। बाय द वे, आपका क्या प्रोफेशन क्या था? मेरा इंश्योरेंस का जॉब था। ओके। तो इंश्योरेंस में क्या है, कस्टमर का घूमना होता है पूरे दिन। तो क्या होता है कि उस टाइम मेरे को उसके घर पे उस साइड जाना हुआ, बराबर, दोपहर का टाइम था। तो बोला चलो जा, अभी थोड़ा देर है जाने कस्टमर का, तो चलो मिल के आता हूँ। तो मैं वो ऐसा घर पे गया तो दोपहर का टाइम था तो बैठा था, तो मतलब वो पानी लेके आई थी तो उसे मुझसे ऐसे बोल रही हाँ आपको चाय नाश्ता करना था इसके लिए घर पे आए, मिलने नहीं आए, चाय नाश्ता करने गए इसके लिए आप घर पे आए।
मैं सुन के दंग रह गया, बोला क्या यार चाय नाश्ता क्या बड़ी चीज है क्या, चाय नाश्ता तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो इतनी छोटी सोचती है, इतना नेगेटिव लेती है कि मिलने जाओ तो ऐसा बोलती है कि चाय नाश्ता करने के लिए, मिलने जाओ तो ऐसे कंप्लेन करती है, मिलने नहीं आते। घर पे ऐसे कंप्लेन करती है कि भाई देखो मेरे को मिलने भी नहीं आते, मेरे टेक केयर भी नहीं करते। अब इसको कैसे पहुंच जाए, ऐसे इसको कैसे मैनेज कर सके। सही बात है। थोड़ा ऐसा ईगोइस्ट, थोड़ा ऐसा नेचर ही ऐसा था, थोड़ा बराबर कंप्लेन करने का ज्यादा। थोड़ा ईगो, थोड़ा भी कुछ बोलो तो उसको ईगो पे आ जाता, मेरे को ऐसा क्यों बोला, तो समझा नहीं सकते। फिर आपकी लाइफ में कहाँ से टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग प्रॉब्लम कहाँ से आना शुरू हुई? प्रॉब्लम तो पहले से चलता ही था, छोटा छोटा। तो क्या जो एक बार ऐसा हुआ था, एक मेरा जो बिचौलिया था ना, तो बिचौलिया ना था, एक बार तो क्या शादी हुई था, 3 महीने हुए 4 महीने हुए थे। तो एक बार घर पे गया था उसको लेने के लिए, तो हम लोग तो बस निकल ही रहे तो बोला, एक बात छेड़ दी कि भाई अरे वो बिचौलिया का फोन कुछ आएगा, वो उससे बात हुई थी कि वो एक लड़की थी, उसके आपके अभी भी कॉल आ रहे हैं, कौन लड़की? तो क्या वो नहीं कुछ आता नहीं कॉल, अब तो बोला कुछ नहीं है, वो आता कॉल बोलो कुछ आता नहीं। तो बोला आपने किसने की? कि वो बता रहा था। तो ऐसा थोड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई हमारी। तो मतलब भाई उसका सुनना है आपको, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, उसका सुनना हो तो भाई आप डिसाइड कर लो क्या करना है। अब शादी हो गई, उसने शादी करवा ली, फिर भी जो आपको उसका सुनना है, बराबर। अच्छा उस टाइम जब बैठे थे बात चल रही थी, उस टाइम वो जो बिचौलिया का कॉल कर दिया उसने, तो वो उसके सामने मेरे को गालियां बोल रहा था बिचौलिया। अच्छा। ये कर दिया, वो कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं बोले, मेरे को बोला रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा गुस्सा होकर बोला भाई, फिर मैंने उसका फोन काट दिया। भाई मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसा करना है, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास है, तो आप ऐसा सोच लो ना। वो मेरे विश्वास नहीं, तो भाई बात करने का मतलब नहीं ना। बराबर। उसका काम खत्म हो गया। वहाँ से बात पड़ी, बहुत खराब माहौल था, हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, फिर एक बार मेरे मामा जी थे, मामा थे, उसको हम लेके गए। तो एक बार तो उसके घर पे भी गया था, तो वो मेरी कंप्लेन वहाँ करते थे कि विशाल ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो मामा जी के वहाँ गया था, मामा जी बोले यार क्या चल रहा है तेरा? मुझे कुछ नहीं चल रहा है। तो खास तो फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि ये फोन आया था, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने बोल दिया, उसको बोल रहा मेरे सामने बात करो, मेरे को बोलो जो भी है। दोस्तों मैं दरअसल बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताता हूँ, और कम्युनिकेशन का पहला सिद्धांत है टू दी पॉइंट। जिस आदमी से जो प्रॉब्लम है आप उसी से बोलिए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने जब ये इस तरीके के मैट्रिमोनियल केसेस समझने शुरू किए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मिस कम्युनिकेशन की, और वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट ना होकर के बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट होता है। यानी वो बात जिससे रिलेटेड होती है उससे तो बात कर ही नहीं जाती, बल्कि पूरे रिश्तेदारों में घूम करके वो जब पूरी बात खत्म हो जाती है, सड़ जाती है, खत्म बेकार हो जाती है, तब जा करके वो रियल आदमी पर बात पहुँचती है। तो ऐसा आपके साथ भी आप बता रहे हैं कि मामा जी तक बात पहुंच गई। उसको बोला है हाँ, तो विशाल ऐसा करता है, जबकि विशाल साथ में ही रहता है। हाँ, तो विशाल से वो डायरेक्ट बोल सकती थी कि देखो ऐसी प्रॉब्लम है, आप मुझे ये कर दो, या मुझे घुमाने ले जाओ, या मुझे खाना खिलाओ, या मुझे ये कराओ। लेकिन वो आपसे ना बोल करके वो रिश्तेदारों के बात थ्रू आ रही है। सब बाल फैला तो 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं वो ध्यान में नहीं लेता जी। वो सीरियसली बात नहीं करी, 1-2 बार लास्ट में 1 बार सीरियसली बोला कि ठीक है, मिला आप बोल लो मेरा डायरेक्ट बात कर लें। तो ठीक है, वो तो फिर एक बार तो हो गया वो बात। फिर एक बार क्या हुआ, वो मेरे को फोन किया कि भाई तो आप आना है, थोड़ा सा ना आवाज तेज, हाँ तो आप आना मेरी दुकान पे, हम मेरी टाइम बात करते हैं। ठीक है, तो वो उसके दुकान पे गया मैं। अब तो वहाँ जाके थोड़ा मेरे को अड़काने लगे ऐसे वैसे। कौन? वो मेरे ससुर की बात है। ओह अच्छा। तो भाई मैंने लगा ऐसे बात नहीं करने की भैया, ठीक है,
ऐसा बात नहीं करने की। हम्म थोड़ा आपको पूरा पता नहीं है, आपको आधा ही पता है, हम्म और बार ऐसे टोन में बात करने की नहीं होने से, बराबर है। दूसरी बार ऐसा बोलना, ऐसा मेरे को होना नहीं चाहिए, बोल दिया मैंने। वहाँ से थोड़ा वो बात वहाँ खत्म हुई। तो आप जो कहना चाह रहे हो ये कि आपके ससुर ने आपको दुकान पर बुला करके कुछ भला बुरा कहा, वन साइडेड बात सुन के, आपसे बात नहीं सुनी, आपको डायरेक्टली बुला करके कुछ भला बुरा बोलने लगे। एक्चुअली क्या था, उसको मैंने एक बार 2 बार बोला था कि भाई जब शादी नहीं हुई थी उसके बाद मैंने 1-2 बार मेरे ससुर को बोला था, मेरे को देखो आपकी लड़की ने आपने कुछ सिखाया नहीं है, बराबर। मैं उसको थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए, वो तैयार हो जाएगी। उसको शादी के पहले मेरे सास ने ऐसा ही बोल दिया था, देखो हम मारवाड़ी हैं, आप गुजराती है, उसको गुजराती खाना बनाना आता नहीं है, उसको राजस्थानी बनाना भी नहीं आता। बताइए, बराबर। खाना उसने वो लोग कन्फेस कर लिया कि मेरी लड़की को खाना बनाना नहीं आता। पहले शादी की हुई थी, बराबर, तो भी वो लोग दूसरी शादी में ऐसा कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, चलो कोई वांधा नहीं, मेरे को तो आता ही है। और लड़की की एज कितनी रही होगी? एग्जैक्ट अभी याद नहीं आता है, लेकिन 26 28 ऐसी, 26 के आसपास ही। देखिए, मतलब ये है आजकल की भारतीय सशक्त नारी, जो सबला नारी है जिसे खाना बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता, कम्युनिकेशंस नहीं आती हैं, घर में कैसे रहना चाहिए वो नहीं आता है, घर की साफ सफाई करने में आलस आता है, घर मैनेज करना नहीं आता है, लेकिन वो पति को ही मैनेज करना चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि मेरा पति मैं अपनी मर्जी से मैनेज करूं, और वो इसका गलत प्रयास करती रहती हैं। तो आपकी कहानी में कहाँ से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आए? मेरी कहानी में क्या, अच्छा ठीक, वो फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर उसको अच्छा हुआ, फिर वो हमको वापस ले आए, बच्चे को लेके हम लोग वापस आए। ओके। एक घटना हुई, फिर उसके फर्स्ट बच्चे की फर्स्ट ईयर तक खत्म हो रहा था, उसका एनिवर्सरी सॉरी बर्थडे आ रही थी। ओके। तो बोला हमको धूमधाम के मनाना है, कैसे करें हम? नहीं, हमारा ऐसा, हमारे फैमिली में ऐसा ही है, हर एक त्यौहार को ऐसे बर्थडे को हम मनाते नहीं है। ओके। घर के 2-4 फैमिली मिलते बैठते, वो खाना बनाते, बराबर। वो भी मेरी कितनी बर्थडे गई तो भी कोई सब हम सब सिस्टर्स वगैरह वो साथ में बैठ के खाते पीते मिलने आते थे, ऐसा कुछ है नहीं हमारे सबका अलग अलग तरीका है। नॉर्मल होता। हम क्या, जैसे मेरी बर्थडे हुई तो आज मेरी जन्मदिन हुआ, तो मैं क्या करूँगा, सुबह उठूँगा, मम्मी पापा को तेल छूँगा, नमस्कार करूँगा, फिर मंदिर जाऊँगा, मंदिर में भगवान का दर्शन करूँगा। वेरी गुड। फिर दान दूंगा भगवान का, जो भी मेरे हिसाब से, जो मेरे से हो सके उतना दान करूँगा, गौ को दान दूंगा, मंदिर में दान दूंगा, देगा मुझे शाला में कुछ देते हैं, ऐसे हर बर्थडे पे कुछ अलग अलग दान देते रहते। बस हमारी दिनचर्या इतनी होती है। बराबर। और हम क्या बर्थडे में बिलीव नहीं करते। तो वो क्या चाह रही थी बर्थडे में? वो बोला ग्रैंड एंजॉय सेलिब्रेशन करना चाहती थी, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सादे से ही करते हैं। नहीं, उसकी इच्छा ऐसी थी, उसमें थोड़ा इशू बढ़ गया कि मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बुलाएंगे, इसको भी नहीं बुलाएंगे। मैंने ऐसे मजाक में ही ऐसा बोल दिया, नहीं बुलाना, तो वो भड़क गई। तो भड़कने के बाद उसको मैं सिस्टर को भी फ़ोन कर दिया कि साल ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो पूरा चिल्ला चिल्ली कर दी पूरा। अभी रात का टाइम था, रात का सबको सुना जाता, पूरा सोसाइटी में सुना देता था। तो सिस्टर को फ़ोन किया, मैंने सिस्टर में ऐसे बात करे, पूरा माहौल डिस्टर्ब करे। मैंने जस्ट मजाक ही किया, ऐसा ही बोला था, उसने वो सीरियस ले लिया। फिर मेरा भी थोड़ा एग्रेशन आ गया कि भैया क्या है ये, तो अब किसी को नहीं बोला, मैं छोड़ दो, मेरी सिस्टर को भी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। मूड अपसेट हो गया, तो अब बर्थडे को हम नहीं करेंगे। भाई, बर्थडे क्या हमें वेस्टर्न तरीके से ही सेलिब्रेट करना चाहिए? ये आजकल एक बहुत बड़ी भ्रांति बनी हुई है कि बर्थडे जो है वेब सीरीज, मूवीज और इसमें देख करके वो बर्थडे केक लाना है, गंदे गंदे डांस करना है, गंदा गंदा म्यूजिक बजाना है, और ये सारे लोगों को बुला करके दिखाना है, पैसे बर्बाद करके कि भाई हम बहुत बड़े आदमी हैं, शोशाबाजी। तो शायद मुझे लगता है वो इसी तरीके का कुछ करना चाह रही होंगी।
और जबकि जो सिंप्लिसिटी है वो बर्थडे वो यही होना चाहिए कि हम अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का पैर छुएं, कुछ मंदिर में जाएं, दान धर्म करें, वह तो कल्चर खत्म ही होता जा रहा है मुझे लगता है। तो सही इतना बात है। बवंडर मचाने की क्या जरूरत थी रात में, और आपकी सिस्टर को भी बुलाना, ये करना सिर्फ एक बर्थडे की वजह से? हाँ, वो सब क्या था, उसको एक सोचा था कि भाई मुद्दा ये चाहिए मुद्दा कुछ। चाहिए था उसको कि भाई ये एक्चुअली था क्या, एक्चुअली वो प्रॉब्लम वही था कि हम लोग एक इवेंट था कि भाई अभी हम गुजराती हैं, तो हमारा समाज है, हम गुजरात बिलिंग टू में अहमदाबाद समाज है, वहाँ क्या रिवाज, एक रिवाज अलग होते हैं। वहाँ बच्चा होता है तो हमारे वहाँ क्या एक रिवाज है कि हम गरबा, नवरात्रि आती है तो हम कुबेर भंडारी दादा का हम पधराम नहीं करते हैं गरबा के स्वरूप में। ओके। फिर वहाँ हम पूरे 10 दिन हमारा गरबा होता है। पहले दिन और लास्ट दिन में प्रसाद होता है, और वो सब पूरा मेरा कुटुंब मिलकर अलग सब अलग, हम कुटुंब मिलकर सब आते हैं हमारे घर पे, प्रसाद लेते हैं और गरबा 5 गरबा करते हैं। बराबर। ये पूरा 10 दिन ऐसा होता है। ऐसा पूरा 5 साल चलता है हमारा। जिसका वहाँ लड़का हो, मेरा लड़का हो तो मेरा 5 साल गरबा हो गए। बराबर 5 साल के बाद हम पधरा देंगे, मंदिर में लग देंगे। ओके। तो फिर और उसमें उन लोगों के समाज में एक रिवाज है कि भाई बच्चा होता है, लड़का होता है तो जैम करके है वो घोड़ा गाड़ी पिला। होली के टाइम पे वो लोग होली के फेरे खिलाएंगे बच्चे को, गोद वाले मामा खिलाएंगे, फिर उसको सबका पूरे समाज को, पूरे कुटुंब समाज को इकट्ठा करेंगे, खाना पीना करेंगे। तो सबका कुछ ऐसा कुछ होता है रिवाज लोगों में। तो उसके पापा बोल रहे थे कि आप जैम नहीं करोगे। बोला जैम ठीक है, बोलो जैम क्या है? तो क्या आपको जैम करना रहेगा कि बच्चा है तो हमारे वहाँ होता है। ठीक है कर दे। मैंने 2-3 बार थोड़ा ढीला रखा। फिर इतना प्रेशर करने लगे तो फिर बोला, मैंने बोलना पड़ा कि भाई देखो, जो आपने लड़की हमारे पास शादी करके लाए तो हमारे मेरे समाज के रिवाज लगेंगे ना। हम गरबा भी करो और वो भी, मतलब हमारा गरबा करेगा तो हम गरबा करेंगे। क्योंकि जब ऐसा अपने तो एडिशन में कैसा होता है कि लड़की जहाँ भी आई, उसे वहीं का धर्म पालन करना पड़ता है। ससुराल उसका घर है। अब ससुराल में जो रीत हैं, जो रिवाज हैं और जो कस्टम चले आ रहे हैं, उसे वही मानना है। मायके के नहीं चलेंगे भाई। फिर भी वो आपको प्रेशराइज करते थे। फिर मैंने थोड़ा ज्यादा प्रेशर आया तो फिर बोलना पड़ा। बराबर। लड़की यहाँ पे शादी कर रहा है तो यहाँ के रिवाज है, हमारे वहाँ ये रिवाज तो ये होगा। फिर तो बोले कि हमारे जो सगे वाले उसको क्या बोलूँ, क्या बोलने की जरूरत है, सबको पता है, इतना तो सिंपल है नॉलेज कि भाई लड़की जहाँ भी आई जाती है वहाँ के कायदे लगते हैं, नियम वहाँ का होता है। बराबर, तो इतना ही बोलना है ना। वो थोड़ा खटास वो लोगों का था। तो क्या होता है भाई, क्या हुआ कि भाई उस हिसाब से लगता है कि नेचर भी थोड़ा डोमिनेट नेचर है लोगों का। ओके। आपकी लीगल प्रॉब्लम्स कहाँ से आना शुरू हुई? 20 तारीख की बात घटना थी। उसके मम्मी पापा के वहाँ गई। 19 को उन्हीं मम्मी पापा के आई। फिर 20 तारीख को सुबह मैं ऑफिस पे चला गया, मेरी सिस्टर भी काम पे चली गई। 20 तारीख को फोन आया कि भाई 20 महीना 20 तारीख महीना कौन सा? और महीना 5वां महीना 5 और साल 2016। तो मतलब शादी के 2016 सॉरी। तो शादी के 2 साल बाद की बात कर रहे हो आप? ओके। हाँ। तो हाँ, फोन आ गया कि भाई ये हुआ है कि भाई दवाई पी है। तो मीनवाइल को तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सके। दवाई पी ली जो उसने ऐसा कुछ पॉइजन जैसी। हाँ, वो तो क्या होता है, मान लें कि दवा उसने पी ली। अच्छा, बराबर है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दवाई से कंफ्यूज मत होइए, इट इज नॉट मेडिसिन। ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ पॉइजन जैसी चीज उन्होंने बताया कि पी ली, राइट? हाँ, उदय मारने की दवा आती है ना, जो उदय टर्मिलिक। हाँ, जो दीमक होती है, दीमक मारने वाली दवाई उसने पी ली। ओह माय गॉड। ऐसा मेरे पे फोन आया। आप जॉब पे थे? हाँ, मैं जॉब पे था, मेरी सिस्टर भी जॉब पे थी। मीनवाइल मैं जब उसका फोन आया तब मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। अच्छा जी। हाँ। तो डॉक्टर ने सुन लिया, ठीक है जाओ अब आप। तो मेरा पूरा काम छोड़ के मैं पूरा वो जहाँ दाखिल की थी वहाँ चला गया। अच्छा। तो मीनवाइल ऐसा हुआ कि जब मैं दवाखाने में दाखिल हुआ तभी डॉक्टर ने मेरे को बुलाया, हस्बैंड है। हाँ ठीक है, चलो मेरे को एक कैबिन में ले गया और बोल दिया मेरे को, देखो घबराना नहीं, कोई दवा पीनी है, ये सब पूरा नाटक है। अरे आपको दबाने के लिए, आपको डराने के लिए सब है। फर्स्ट स्टेज में मेरे को
तो डॉक्टर को सब पता चल जाता है। जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल हुई थी वहां का डॉक्टर आपको बुला करके बताता है कि इन्होंने दवाई नहीं पी है। वाह, तो ये एक तरीके से एक सीन क्रिएट किया गया था। उसके पीछे कुछ अब क्या रीजन था वो आप शायद आगे बताएंगे। फिर क्या हुआ? फिर बोला मैं ठीक है चलो जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, फिर वो लोगों ने पुलिस को फोन किया। ओह अच्छा। तो पुलिस आई फिर पंचनामा हुआ, इसका स्टेटमेंट लिया हुआ है। अच्छा। मैजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा। फिर स्टेटमेंट ले गए फिर वो लोग फिर उसको वो लोग डिस्चार्ज हो गए, चले गए और धमकी भी दे के गए मैं तुमको देख लूंगा ऐसा जैसा। अच्छा। हाँ वो आया डिस्चार्ज होने पहले वो लोग जब ये दवा है वो उसके पापा थे नहीं अहमदाबाद में, बाहर गाँव से आए दूसरे दिन। तो ऐसा है तो पूरी गाली गलौज करने लगे। और मैं तुमको देख लूंगा, मैं ये कर डालूंगा। मैं ठीक है जो करना हो देख लेना भाई। ऐसा वैसा चिल्ला चिल्ली हुई, गाली गलौज हुई। फिर उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज में हमने ना पूरी फाइल, मतलब डॉक्टर ने बोला तो इसके फाइल दो मेरे को। तो उसकी पूरी फाइल मैंने देखी। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी आदमी जैसे उदय माने की दवा पी लेता है तो क्या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। पूरी उसकी फाइल मैंने चेक की। जो भी पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल थे, वो सब नॉर्मल थे। ओह माय गॉड, ओके। बराबर है। तब अरे वो स्टेटमेंट तो डॉक्टर तो बोले, वो उसका स्टेटमेंट बोला और मैंने दोनों कंपेयर किया कि बात तो सही है, समझ गया। इट वाज जस्ट नाटक था, दैट्स ऑल। ओके। उसने क्या किया, वो भी स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो घटना बनी थी। उसने क्या किया, दवाई पी के उसने उसकी सिस्टर को मैसेज किया, उसने उसके पापा को मैसेज किया कि मैंने दवाई पी ली वो। अच्छा। बराबर है। और उसने पापा ने सबको हमारे समाज में फोन कर दिए। वो जो भाई वो मीनवाइल वो है जो मीडिएटर था ना, जो जिसने शादी करा, वो उसके साथ में ही था उस टाइम। ओह अच्छा। बराबर। तो उसने सबको फोन कर दिए, पूरा समाज में हुआ हो गई कि इसने ये कर डाला वो कर डाला। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। बराबर। फिर 2 महीना 1-1.5 महीना कुछ हम लोग को तो कुछ नहीं किया भाई। हम लोग ने कुछ किया नहीं, थोड़े वेट किया। फिर हमने एक आदमी को हमारे वहाँ समाज के जवान को भेजा कि आप जाओ बात करो क्या है क्या नहीं। तब तक ये मायके में ही थी? तब तक मायके में थी। तो बंदे को भेजा तो फिर तो वो भी जाके आया। उसने बोला शांति रखो, थोड़े गुस्से में वो लोग, आप भी शांति रखो। उसको भी बोला शांति रख के आओ। और उस टाइम भी वो बंदे को भेजा, उस टाइम भी वो हमको धमकियाँ दे रहे थे, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। ठीक है चलो। तो फिर वो बंदे गए थे समाधान करने के, वो बेस पे उसने FIR दर्ज करवा दी पुलिस स्टेशन में। अच्छा ओके। क्या FIR का क्या बेस था? FIR में बेस क्या था कि मारने की दाग धमकी दे रहे हैं आप लोग? हाँ हम लोग उनको। अच्छा, जबकि था उल्टा। ओके। फिर वो FIR हो तो फौरन उसमें वो जो पेपर, जो दवा खाने के पेपर्स थे वो पुलिस स्टेशन में FIR में जमा कर दी। तो उसमें क्या आरोप लगाया हुआ कि आपने जबरदस्ती दवा पिलवाई या मैंने आत्महत्या करने की कोशिश उसने बोला मैं आत्महत्या करने की कोशिश की, ये लोगों के प्रेशर से मैंने आत्महत्या करने की प्रयत्न किया। और देखने वाली बात है, जब मेरे पुलिस स्टेशन में फोन आया मेरे पे कि भाई आप पे ये सब है, आपकी पत्नी दवाई दूसरे का बैठने की आपका कंप्लेंट डाली हुई, तो कोई कंप्लेंट बनती नहीं है क्योंकि वो उसने दवाई वो आपके अपने मेडिकल रिपोर्ट देखे तो नहीं बनता भी है, नहीं बनता है। फोन आई, मैंने बोला ठीक है, बोले कि आपका कंप्लेंट है, तो मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। बराबर आया तो मैंने पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में मैं और मेरे दोस्त दोनों गए। तो बोला जैसे लाग लो कि आप अकेले क्यों आए? तो मैंने बोला पता तो चले क्या है क्या नहीं। तो बोले आपके वाला कंप्लेन है? तो बोला क्या कंप्लेन है? कि आपकी पत्नी ने सुसाइड करने अटेम्प्ट करने दवाई पी लिया। तो बोला है ही नहीं ना, दवाई पीनी है क्या? नहीं, हाँ क्या हमको पता है भी नहीं और नहीं भी, लेकिन आपको तो सब कुछ हो सकता है क्या? अब आपके जो 3 नाम थे दूसरे वाले लोगों को लेके आओ। मैं थी, मेरा नाम था, मेरी सिस्टर का नाम था, 2 सिस्टर का नाम और जिया जी का नाम था।
ओ, 4 जन पे कंप्लेंट की थी। 4 लोगों पे कंप्लेंट कर दी, यानी हम्म, आप भी प्रेशर कर रहे थे, आपकी दीदी भी, आपके जीजा जी भी और आपकी दूसरी दीदी भी। हम्म, वाह, कितना जबरदस्त नाटक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि सुसाइड कर लिया, बात ये हो रही है सुसाइड एक महिला ने कर लिया, और महिला ने कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब महिला सुसाइड करने की कोशिश करती है तो आदमी पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, और जब आदमी सुसाइड करने की कोशिश करता है तो कहते हैं जी सुसाइड करना तो पाप है, वो शायद मेंटली पागल होगा तभी उसने ऐसा कोशिश किया। लेकिन महिला के साथ में ये बात अलग हो जाती है ना जी। फिर क्या हुआ? तो देखने वाली बात क्या, मेरे सिस्टर और मेरे जिया जी वो तो दोनों 91 में शादी हो गई, तो पहले से अलग ही रहते। अच्छा, तो खुद का अलग मकान है, वो खुद कमाते खुद करते, वो तो ओके। रहते नहीं साथ में। अच्छा, फिर भी ये फिर इल्जाम। भी उसका नाम लिखवा दिए, और अपनी गवर्नमेंट अपनी जो सिस्टम भी इतनी बेकार है, वो मान भी लेती है और लिख भी देती है। हाँ, कोई देखने जाने का, घर पे जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई तस्दी लेती ही नहीं है। ओ माय गॉड, यू आर राइट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे घर से 5 किलोमीटर कोई बंदा दूर रहता है, तो उस टाइम घटना पे आकर देखना तो पड़ेगा कि वो बंदा रहता है कि नहीं रहता है, सही तो भी लिख देते हैं। क्या फिर ये सिस्टम में ऐसा है कि कोई बोल दिया लिख दिया, कोई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, और हाँ कोई और लड़की बोलती है लड़की तो बोलती है, आदमी जब बोलेगा तो वो नहीं लिखी नहीं जाती। लिखे। बराबर। फिर क्या हुआ? तो फिर वो ऐसा नाम सबका लिखवा दिया। हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, तो मैं गया, फिर पहले तो अकेले दोस्त के साथ गया था, फिर मेरे घर पे बात हुई कि ऐसे कंप्लेन हुई है, फिर सब लोग गए आप? तो फिर हम लोग सब गए, वकील को साथ में लेके गए। तो वो पुलिस वाले ऐसे बोल रहे थे कि भाई इतना इतना कुछ सेटिंग हो जाए तो ये कलम है, तो आप थोड़ा ये कर दो तो हम आपको कलम इतनी कम निकाल देंगे। ये तो जी खुल्लम खुल्ला चलता है। ओके, बराबर है। तो फिर तो हमने भी थोड़ा प्रसाद दिया, ठीक है। फिर वो बोला, उसको बुलाया, तो आए, बोला, तो उन लोगों ने सब लखान किया था कि आप इसमें सही कर दिए तो खत्म हो जाए, समाधान हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं क्यों सही करूँ, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मैं सही नहीं करता। हमें इसको चलो सही कर देता हूँ इसके ऊपर, लेकिन वो मेरे को ऐसा लिख के दे कि ये जो मैंने किया है पूरा ड्रामा वो मेरे खुद से किया हुआ है, मैंने अपने, और इसमें ये लोग झूठा ड्रामा जिम्मेदारी, हाँ वो जो ड्रामा किया उसमें वो सामने वालों के, मेरी सिस्टर में ये कोई इसमें रोल नहीं है, हाँ। बराबर है। मैंने मेरा अपने आप ही किया हुआ है, ऐसा लिख के साइन करके दे तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं नहीं, मैं इसमें साइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं बराबर, आपको जो करना हो कर सकते हो। फिर हाँ, तो फिर वो ऐसा चिल्लाने, उसको पूछा तो वो उसको बोला तो इतना चिल्लाने लगी जोर जोर से, इतना गुस्से में थी। तो पुलिस वाले खुद ही बोले कि यार ये इतने पुलिस चौकी में इतने लोग के सामने ऐसे चिल्लाती, इतना गुस्सा करती है, तो घर में तो क्या करती होगी। सही बात है, घर में क्या करती होगी पति पुलिस के वाले ऊपर। हवलदारी कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो ठीक है, तो क्या एक्चुअली घटना भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 वर्ष के नीचे की जो भी सजा के पात्र के गुने हैं इसको पुलिस स्टेशन से जामीन देनी चाहिए। तो लोगों ने वो भी वायोलेट कर दिया, मतलब सबका फोटो ले लिया, सामने जाकर फोटो लिया, सब तख्ती लेकर सबके फोटो लिए, सबके फोटो लेकर हमको शाम को 5 साढ़े 5 बजे कोर्ट में हाजिर किया। फिर कोर्ट में जैसे हम लोग गए तो जज साहब ने बोला कि भाई कुछ पुलिस वालों ने कुछ ऐसा नहीं दिया, कुछ मांगा, कुछ है आपको अरेस्ट नहीं किया। तो ऐसा पूछने जैसा ही पूछ लिया। मैं बोलना चाह रहा था कि युवा, लेकिन पूछना फिर बात ही पूरी पलट गई। अच्छा। हमारे सिस्टर ने बोला तू जाने देना उसको, छोड़ो। ठीक है। फिर पुलिस वाले ने बोला, रिपोर्ट भी लिखा है कि भाई पुलिस वालों को जज साहब ने बोला कि आपको पता नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो आप पुलिस स्टेशन में जामीन दे रहे हो, पुलिस स्टेशन में जामीन देनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्यों लेकर आए इसमें। अच्छा, गुड। और कुछ नहीं बोला उन लोगों ने। एक केस रखा तो मैडम ये है वो है, तो जज ने बोला कि यहाँ डॉक्टर का रिपोर्ट कहाँ है, फाइनल रिपोर्ट होता है, वो भी नहीं था अंदर। भाई समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पुलिस महकमा है, आप शायद सोचते हैं कि वो आपकी तरफ है, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं, दोनों की तरफ है। वो इस पार्टी से और उस पार्टी से, दोनों पार्टी से जो भी आप कंप्लेंट करते हैं, दोनों जगह से वो अपना हिसाब किताब सेट करते हैं। और जब आप यही चीज लेके वकील के पास जाते हैं,
न्यायालय में जाते हैं तो वहां भी वकील नाम की जो चीज होती है वो भी दोनों पार्टियों से अपना अपना कट डिसाइड करते हैं। तो इस खेल के अंदर में आप दोनों जीतते नहीं बल्कि आप दोनों हारते हैं, क्योंकि आपने अपनी घर की लड़ाई खुद ना सुलझा करके लोगों के हाथ में डाल दिए। तो वो आपसे कमीशन तो लेंगे ना भाई। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर जज साहब ने ऐसा कि भाई रिपोर्ट नहीं है इसमें, रिपोर्ट कहाँ है, बराबर ऐसे ही फाइल लेके आ जाते हो। बराबर। जैसा मैंने ही बोला था पुलिस वाले को, पुलिस चौकी में जाके, भाई ये रिपोर्ट कहाँ है, नहीं किया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं डॉक्यूमेंट का, ऐसा जज ने भी बोला। तो ठीक है, फिर हमारा वकील था वो सामने, बोला वकील कहाँ है, तो हमारा वकील था और सामने वाले के 3-4 वकील, पहले से 4-5 वकील रेडी थे। अच्छा, समझे? उसको 4-5 वकील रेडी थे, 3-4 वकील को लेके आया था सामने वाला। हमारा तो एक ही वकील था। उसने पूरा ना कोट करके बोला, सर 2010 का, 2011 का, मैडम 498 में तो बेलेबल नहीं, ऑफेंस बेलेबल ही नहीं है। तो उस टाइम में जज बोल रहे कि वकील, सामने वाला वकील का क्या दलील था, 498 में ये बेलेबल ऑफेंस है ही नहीं। ओके, हमारे वकील ने आर्ग्यूमेंट कैसे, आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ, फिर ब्रेक पड़ा। अब हमने भी सोचा तो भाई चलो ठीक है, अपनी फेवर में आएगा, लेकिन जज भी बोले कि वो PSI को बोला है ऐसा वैसा कि भाई लो इसमें थोड़ा इसमें ऐड करके आओ। तो फिर ऐड करके आया, फिर डाला, फिर फाइनल ऑर्डर आना था। तो हमारी बेल, वकील ने ऐसा इशारा किया, तुम्हारी बेल कैंसिल, रिजेक्ट हो गई। तो हमारी बिल ऐसे रिजेक्ट हुई, तो पूरा जो कॉम्प्लेक्स था, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स था, उसमें पूरा हलचल मच गई कि 498 में बिल कैंसिल हुआ। कि इतिहास था कि बहुत टाइम से तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था, फिर भी तो पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया। अच्छा, पूरा जो बैक एंड में जो क्लार्क वगैरह काम करते हैं ना, वो पूरे हिल गए कैसे 498 में। वो लोग भी हमको देख के पता चल गया कि लोग जेन्युइन है। तो वो लोग सब सरप्राइज हो गए कि पूरे कि भाई 498 कैंसिल हुआ, 498 रिजेक्ट हो गया, बिल कैंसिल हो गया। तो हमको फिर शाम को सेंट्रल जेल ले गए। फिर हम लोग 7 दिन सेंट्रल जेल में रहे। 7 दिन के बाद हमको, कौन, मैं, मेरी 2 सिस्टर और मैं जिया जी। अरे राम, एक सिस्टर, उनके हस्बैंड, दूसरी सिस्टर का कोई लेना देना नहीं था, वे दूर रहते थे और उसके बावजूद भी उन्हें ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बाहरी सिस्टम, बाहरी हमारी जेल और बाहरी हमारी सोसाइटी, बाहरी हमारी न्याय व्यवस्था। फिर क्या हुआ विशाल भाई? हमको बेल मिला, हमको सेशन में से बेल मिल गया। सेशन में से बेल का कंडीशन भी देखो जाना, हम हार्डकोर क्रिमिनल हो ऐसे बेल का कंडीशन। अच्छा, हाँ, मर्डर किए हुए ऐसे, कभी आपका पासपोर्ट जमा करवा दिया, इतने 7 साल इतने लगे, आपको अहमदाबाद, सॉरी गुजरात की टेरिटरी छोड़ के जब परमिशन लेनी पड़ी। अच्छा, अब जीजा जी भी कहीं जॉब करते होंगे, दीदी का भी कुछ रेपुटेशन होगा, उन लोगों को भी, सबका रेपुटेशन तो ऐसे मट्टिया मेल हो गया ना पूरे हमारे समाज में। अरे राम, आज जो हमारा मैं जो सोसाइटी में रहता है ना, वो साली हमारी तो ऐसा शादी करके अपने गुनाह कर दिया ऐसा लग गया हमको। तो भाई शादी का एक प्रेम सूत्र बंधन है, एक ऐसा प्रसंग है जिसके अंदर में परिवार का मिलन होता है, लेकिन यहाँ पर आजकल तो परिवार बिछड़ता ही ज्यादा है, मिलन तो बहुत कम होता है। और इतना घिनौने तरीके से दुश्मन भी एक दुश्मन को जिस तरीके से नहीं ट्रीट करे, जैसा वहाँ पर पत्नियां पतियों के साथ ट्रीट करती हैं। ये वो बेल कैंसिल हुआ ना उस टाइम पे, उसका इंसिडेंट आपको बताता हूँ। उसमें क्या बेल कैंसिल हो गया, तो लोग इतने खुश थे ना, मेरी औरत और ससुर। तो वो सामने वाला वकील थोड़ा अच्छा था, उसने बोला देखो ये लोगों तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो मेरी 2 बहनें थे ना, वो गलत हुआ, उसका क्या सही बात है, कैंसिल हो गया, वो गलत हुआ। लेकिन वो दोनों तो इतने खुश है, बहुत बड़ा जंग, बहुत बड़ा दुश्मन है हम लोग। शायद उन्होंने दिवाली जैसा मनाया होगा, है उनके लिए एक एंजॉय किया ऐसा बोला, ऐसा एंजॉय किया। वो बच्चे की बर्थडे एंजॉय नहीं की, तो ये एंजॉय कर लिया वो लोग। वेरी सॉरी। फिर कैसे आपके वो 7 दिन तो बहुत मुश्किल से कटे होंगे। फिर हमको अब उसमें भी क्या था, मेरी 3 सिस्टर, एक सिस्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो क्या टीचर थी। तो उसको पता, अभी हमको रात को हमारा बेल कैंसिल हुआ, हम रात को सेंट्रल जेल में, उसको दोपहर में पता चला
स्कूल में गई थी, स्कूल में अभी स्कूल चालू हो गई थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। दोपहर का उसके ऊपर फोन आया कि ऐसा हुआ है, तो पूरा वो वहाँ से छोड़ के बता के स्कूल में कि भाई मेरे को अर्जेंट जाना पड़ेगा। तो वो पूरा वहाँ, वो अहमदाबाद में जॉब नहीं करती, बारगांव जॉब पे, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जॉब करती है। वहाँ से वो दौड़ के आई टेंशन में। फिर हम जो वकील, हमारे पहचान वाले वकील को मिलने गए, पूरे वो 6-7 दिन तो पूरा दौड़ते रही हो, यहाँ वहाँ, वो वकील के वहाँ। मेरे नज़दीक के सगा संबंध भी वो सब रात को मिलते थे, बात हो रही है क्या करना क्या नहीं करना। मेरे जीजा जी के मेरे जीजी के जमे बोलते, मेरी सिस्टर के ननद के उसका हस्बैंड, वो लोग हैं, वो मेरे जीजा जी के भाई, वो सब बैठ के डिस्कशन करते कि भाई अब क्या करना, कैसे बेल ले, किस वकील को, कितने वकीलों को मिले। ये मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल समय रहा होगा। 7 दिन तो वो लोग बाहर भी इतना परेशान थे, और आप लोग अंदर, हम लोग अंदर, हमको भी कैसे बेल मिल गया। तो क्या, जब हम अंदर, हमारे साथ में जो बंदे थे अंदर, वो भी अपनी स्टोरी सुना रहे थे, भाई बेल ऐसे मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है, इसमें ये कंडीशन होती है, वो होते रहा। तो हम भी थोड़ा टेंशन में कि कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। 7 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। ओके, फिर क्या हुआ विशाल हमको भाई? बेल मिल गई। बेल मिलने के फिर हम लोग बाहर आए। फिर हमको वो 125 की नोटिस आई। क्या 490, हमारा 498 चल रहा है, 498 में तो हमको बेल मिल गई। फिर हमने 125 की नोटिस आई, 125 हमारा चालू हुआ, उसमें मेरा 6000 का भरण पोषण बनता है। हमने लोगों ने 498 में हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट से हमने पूरे जितने केस थे, 498 डोमेस्टिक वायलेंस पे में था, नाम लिखा है, उसमें हमने स्टे ले लिया हाई कोर्ट में से। अच्छा, ये तीनों आप बताना चाह रहे हैं पैरेलल शुरू हुए थे, तो आपने 125 को फाइट किया, लेकिन इन दोनों पे स्टे ले लिया। एक्चुअली 498 में का 3 स्टे मिला, 4 नाम थे 498 में, मेरा, मेरी 2 सिस्टर का और एक मेरी जीजा जी का, 3 पे स्टे मिल गया। अच्छा, मेरे पे नहीं मिला। अच्छा, और डोमेस्टिक वाले दोनों साथ में चलते थे, बराबर, तो स्टे मिल गया। तो स्टे में, और 125 तो चल रहा था। अच्छा, 125 में तो जज ने भी फर्स्ट मुद्दत में, जज ने हम दोनों को, मेरे को भी बोला, उसको भी बोला, पहले उसको ज़्यादा बोला कि आप समाधान कर लो, इसमें लड़ने में कुछ नहीं है। तो वो ना ही बोलती थी। जब उसकी क्रॉस आई तो भी सामने वाला वकील ने भी बोला कि भाई देखो भाई, ये लड़ने में मतलब नहीं है, आप समाधान कर लो। तो भी वो ना बोल रही थी। फिर वो हमने स्टे ले लिया। फिर वो केस चलते रहे। फिर एक मूड पे ऐसा आया, मेरे को भी ऐसा आ गया भाई चलो, एक बार 125 खत्म ही हो रहा था, मतलब चलो मैं डिवोर्स का केस डाल देता हूँ, मेरे को अभी इसको मतलब नहीं है लाइफ कैरी करने में, मेरे लाइफ। तो फिर वो सामने से मेरे वकील को बोला कि भाई आपने समाधान कर लेते हैं, बराबर है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर हमारा 498 जो कोर्ट में जज को बात की कि हमको काउंसिलिंग में जाना है, तो हम काउंसिलिंग में गए। तो फर्स्ट काउंसिलिंग में ऐसा उन्होंने बोला सबको सुनते हैं, तो सबको सुना मैंने। अब आज आदमी होता है कि भाई जो उसको गलती हो गई, उसका एहसास भी कुछ दिखना चाहिए। जब फर्स्ट मीटिंग में बैठे हम लोग, तो वो नहीं, मेरे ससुर को, मेरी वाइफ को कोई गिल्टी फील ही नहीं था कि मैंने क्या कर डाला। वो तो इतने ईगो में, इतने मस्त थे ना ईगो में और एटीट्यूड में, कि वो तो सब ऐसा ही बोल रहे थे, सब भूल जाओ, जो हुआ सब भूल जाओ, अपना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ओके, सो मैं समझना चाहता हूँ कि आपके पास में जो एक तरीके से पूरा पैकेज हो गया था जो केस का था, 498 भी था, डीवी भी था, 125 भी था, और बाद में आपने डिवोर्स का भी केस डाला, तो ये 3, 4, 5 केस चले। तो ये जो 3, 4, 5 केस थे वो कितने समय तक चले, और फाइनल उसका कहाँ कंक्लूजन हुआ? मेरा 125 का 1 बरस में खत्म हो गया। अच्छा जी। मीनवाइल दूसरे केस में वो लोगों ने, तब मैंने मेंटेनेंस जो जब से दाखिल किया तब तक मेंटेनेंस मैंने भरा। अच्छा, आपने भरना शुरू कर दिया? तो जो भी मेंटेनेंस पूरा एप्लीकेशन की थी 1 बरस का, तो मैंने भर दिया मेंटेनेंस। ओके, बराबर। फिर जब तक दूसरा हर महीने में दे रहा था, उसमें भी एक बढ़िया सा इंसिडेंट है मेंटेनेंस भरने में भी। 125 में क्या मेरा केस चल रहा था, तो वो तो खत्म हुआ, ऑर्डर आया, तो हर महीने में डीडी जमा करता था कोर्ट में। बराबर। तो डीडी जमा करने में क्या होता है कि भाई फॉर्म भरना हो रहता है, फॉर्म भर के विगत भर के जज साहब को, वो पिन को बस जज साहब साइन करके दे दे मेरे को।
तो एक बार क्या हुआ कि भाई मैं डीडी लेकर गया था, तो वो प्यून बोल रहा था आपको सर बुला रहे हैं जज साहब कैबिन में। तो मैं गया, तो जज साहब बोला क्यों डीडी आप क्या कर रहे हो? मतलब सर कुछ नहीं करा अभी तुम्हें कि आप डीडी लेके। हाँ मैं डीडी लेके आया हूँ। तो बोले कि भाई आप क्यों डायरेक्ट डीडी खाते में डालते नहीं हो, अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो। बोला सर आपका मैं सर इतना बड़ा लाइफ में कॉम्प्लिकेशन हो गया ना, अब नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं डालता। अच्छा आपका उसका मोबाइल नंबर है? हाँ मिल है। तो एक काम करना, आप डिटेल ले लेना और डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल देना। तो बोला ठीक है। मिला दूसरी मुदत में मैं गया, डीडी लेके ही गया मैं। तो फिर से वो प्यून ने मेरे को अंदर बुलाया। तो जज साहब इतने गुस्से में थे कैबिन में, अरे आप डीडी लेके आए, डायरेक्ट क्यों नहीं डाला आपने? हाँ। डायरेक्ट क्यों नहीं डाला? आपको बताया था लास्ट टाइम कि अकाउंट नंबर ले लेना और डाल देना। लिया अकाउंट नंबर? सर नहीं लिया। तो आप बोलोगे इतने गुस्से में, चेहरा उसका पीला हो गया था। तो मैं फाड़ दूंगा, तो मैं फाड़ दूंगा, आप नेक्स्ट टाइम लाएं तो मैं फाड़ दूंगा, आपको डीडी उसमें डालने का ना। ठीक है ठीक है। मीनवाइल उसी टाइम पे हमारा ये साइड में डिवोर्स का एग्रीमेंट, डिवोर्स का फाइनल हो गया, एग्रीमेंट हो गया था। एग्रीमेंट होने वाला मेरा वकील को बताया कि जज साहब ऐसे कि अभी मैं बुलाए थे, मेरे को बात कर रहे थे। तो मतलब कि बताना था, हम देख लेते। तो मैंने भी डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगा डीडी लेके जाऊंगा और कैबिन में नहीं जाऊंगा, सबके सामने बोलूंगा कि सर डीडी में साइन कर दीजिए। ना बोले तो बोला सर ऑर्डर पास कर दीजिए कि मैं डीडी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप कंपलसरी कैश डालना है ऐसा, मैं आप ऑर्डर करो तो डाल दूंगा, मैं वर्बली में बात नहीं करूंगा। लेकिन मीनवाइल उसके पहले ही मेरा केस खत्म हो गया। केस कैसे खत्म हुआ, हम वो जानना चाहते हैं। अच्छा केस में क्या, वो हम लोग कोर्ट में हम जा रहे थे, 498 का केस चल रहा था, उसमें मुदत में गए थे, डोमेस्टिक का केस था। जज साहब ने बोला, सब ने बोला, पहले लोगों को बार ऐसा बोला कि भाई अपने समाधान कर लेते हैं। तो बार तो ना हुई बात, तो बोला ठीक है चलो अपने काउंसिलिंग में जाते हैं। जज को दोनों वकील मिलकर बोला कि काउंसिलिंग में चलते हैं। तो हम लोग काउंसिलिंग में केस डाल दिया। काउंसिलिंग में हुआ, तो काउंसिलिंग में पहली मुदत में भी सब मैंने देखा क्या बोल रहे, तो वो देखा उसका एटीट्यूड वगैरह देख के सॉफ्ट कुछ था नहीं, तो गिल्टी फील नहीं था, तो ठीक है। फिर दूसरी मुदत आई, तो दूसरी मुदत में जो काउंसिलर है, जज काउंसिलर में जो वकील बैठा, तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया सर आपने मेरा केस पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो मैं आप ओपिनियन दे रहे हो कि सब पुराना भूल के कैरी ऑन करो नया, आप फाइल बढ़े बगैर ऐसा कैसे ओपिनियन दे सकते हो? तो भी चुप हो गया। फिर गलत बोल गया क्योंकि केस इतना टेरिबल केस था, बराबर, तो उसको भी थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। एलएमएस उसको भी थोड़ा हो गया कि यार कुछ बहुत बड़ा लोचा है, तो उसने भी मान लिया इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात करते फिर बोला कि भाई चलो अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो अभी छूटा ही पड़ते अपने। तो हम लोग बैठे और एक जगह पे डिसाइड किया भाई हम लोग बैठ के नक्की हुआ एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं। तो मैं गया, मेरे सामने वाले वकील बैठे थे, हम लोग बैठे थे, तो ये क्या अमाउंट नक्की हुआ। पहले 40 लाख पे बोले कि 40 लाख दे दो। तो मेरे वकील ने बोल दिया भाई 40 लाख होते तो हम लोग आपको क्यों देते, हम उसको याद से ही नहीं आपको मेंटेनेंस बढ़ते। ऐसा नेगोशिएबल अगर 10 लाख की अमाउंट नक्की हुई, तो मैंने बोला भाई चलो 10 लाख तो है नहीं मेरे पास, मेरा फ्लैट पड़ा हुआ है, उसका 14-15 की कुछ वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन 14-15 की मैं दे दूंगा। तो ठीक है, तो बोला आपको दूसरे ऊपर के जो भी अमाउंट वैल्यूएशन आएगी उसका ऊपर आपको देना रहेगा। मेरा वकील ने तो ऐसा बोल दिया। तो मेरा ससुर का नहीं, तो लड़के कोई दे जा रहे हैं, लड़के कोई जा रहा है, उनके तुम्हें बच्चा है उसको जा, तो क्या दे तो रहे, अमाउंट तो नक्की गई, उसके ऊपर क्या होता है हमको। वहाँ से बात थोड़ी अटक गई। फिर होला वकील ने मेरे जिया जी से बात हुई, हमारी बात हुई, फिर टोटल 10 लाख का नक्की हुआ हमारा। 10 लाख दे के खत्म हो गया हमारा, खत्म डिवोर्स हो गया फिर हमारा। ये कब की बात है, कभी डिवोर्स हुआ, कितना? 2019 में हुआ मेरा डिवोर्स। तो आपने जो बताया था कि 2014 में आपकी शादी हुई थी और 2016 में केस हुआ, 16 में केस हुआ और 2016 से 2019 में जाकर के आपको डिवोर्स मिला। दोस्तों ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां पर
एक महिला अपने पति को, उसके परिवार को, अपने बच्चे की जिंदगी खराब करते हुए सबको परेशान करती है, और अंततः पता नहीं वो क्या चाहती है, वो सिर्फ चाहती है पैसा पैसा पैसा। और ये जो महिला थी, ये दूसरी शादी इन्होंने करी थी, पहली शादी से भी उन्होंने डिवोर्स में कुछ पैसा लिया था, हाँ वो उसने, और दूसरी शादी में आपसे भी पैसा लिया। और मैं जानना चाहता हूं कि 2019 से आज, अभी हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, तो 2019 के बाद से क्या वो लड़की ने दोबारा शादी करी? हाँ उसका 2020 में शादी हो, 2020 के आसपास की कुछ शादी हो गई। और मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे मित्र है विशाल सागर, क्या इन्होंने दोबारा शादी करी? नहीं, अभी नहीं शादी। देखिए, उस औरत ने तीसरी शादी करी है। पहली शादी कहीं और करी थी, दूसरी शादी इनसे करी, और तीसरी शादी भी कर चुकी है, 2 जगह से पैसा ले चुकी है, और तीसरे पर तलवार लटकी हुई है। और यहाँ पर एक है विशाल भाई, जिन्होंने जिंदगी में एक शादी करी थी, वो भी करने के बाद 2019 से लेके 2025 यानी 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में भी ये शायद शादी करने का दोबारा से सामंजस्य नहीं जुटा पा रहे हैं, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि ये इनके मन में भ्रम बैठा हुआ है कि मुझे दोबारा ऐसी लड़की मिली तो फिर कैसा होगा। भ्रम भी है क्या? भ्रम थोड़ी है, रियलिटी भी है ना। कायदा गवर्नमेंट ने सिस्टम बना के रखी हुई है। कभी आप कभी भी अबला नारी, कोई भी नारी चले जाए और मेरे से ऐसा हुआ है तो तुरंत लिख देंगे, 125 लिख देंगे, रेप केस लिख देंगे। वो तो रेडी बैठे हुए है ना, वो कोई कहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है वो लोगों को। तो खाली कोई भी नारी चली जाएगी, अब मैंने दूसरी शादी की, वो भी चली जाए बैठ के पुलिस स्टेशन में, क्या विशाल ने ये कर डाला, तो लिख ही देगा ना। कौन इन्वेस्टिगेशन, टाइम है गवर्नमेंट के पास। यही कारण है कि विशाल शादी नहीं कर रहे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वे एक शादी के बाद में डर जाते हैं कि दूसरी औरत भी ऐसी आई तो क्या होगा, लेकिन औरत शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी करती जा रही है और पैसे ऐंठती जा रही है। उसने ये बिजनेस बना रखा है। विशाल भाई, हमें आपसे बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली हम लोग अटैच हैं आपके साथ में ये सब कुछ हुआ। हम संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आपने ये सब कुछ लड़ाई लड़ी तो आपको साहस कहाँ से मिला? साहस तो मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। वो जैसे मैं लालन पोषण किया, जैसे मैं माहौल में बड़ा हुआ, ताकत वहाँ से आई है। बाकी कोई ऐसा लड़ नहीं सकता, ऐसा ये टफ लाइफ के 7 दिन जेल में रहने का, और वो केस के दरमियान धमकियाँ, केस के पहले धमकियाँ, घर पे आके भी धमकी देने की। मम्मी पापा का आशीर्वाद है, भगवान का कृपा है, आशीर्वाद है, जिल गए। एक इकलौता व्यक्ति जिसके माता पिता का साया उनके ऊपर से हट चुका है, जिनके पास 3 बहनें हैं, और उसके बावजूद भी ये डट करके माता पिता की ब्लेसिंग्स के कारण में लड़ते रहे, और इन्होंने ये सब चीज़ों से अपने आप को छुटकारा पाया। विशाल भाई, हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत पॉजिटिव मन से करें। हमें नहीं पता, हम आपको गारंटी तो नहीं दे सकते, बट उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई अच्छी जीवन साथी मिले। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जोड़ना रहेगा आपसे। जब जज ने बोला कि आप समाधान कर लो, लेकिन आपका केस मैं वापस नहीं लूंगा, ऐसा और कोर्ट में बोला मेरे को, तो सर जो मैं क्यों समाधान करूँ, मैं कैसे किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैंने जब हम कोर्ट में आए, कोर्ट ने हमारा सुना नहीं, बराबर है, नहीं बोला, जज बोला हम सुनेंगे। सर किसी ने नहीं सुना। अब दूसरी बार वापस लेगा, दूसरी बार तो हमारा कौन सुनेगा। और उसने फर्स्ट टाइम जब शादी की थी, उसके ऊपर उसने केस क्यों नहीं किए? उसका गुस्सा सब हमारे पे निकाला ना उसने। हमने बड़ा मन रखा कि भाई चलो लाइफ में ऐसा होता है, और हम सजा भोग रहे हैं उस चीज की, तो उन्होंने बड़ा मन क्यों रखा, बराबर है। तो जज बोल रहे नहीं ऐसा लाइफ में नहीं होता है सर, लेकिन हम अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि कोर्ट भी हमारी सुन नहीं रही है, कोर्ट ने भी नहीं सुना, हमको तो जेल में डाल दिया, बराबर है। बस ऐसा करके फिर हम लोग बोले कि भैया आपका आगे लखान करके 100 रुपये के स्टैम्प पे लखान कर दो। वो लखान की भी कोई वैल्यू नहीं होती। जब साक्षात पेपर थे, एविडेंस था, तो वो भी नहीं देखा और हमारा बेल कैंसिल हुआ, तो लखान की भी क्या वैल्यू है।
जो थर्ड पार्टी जो लिखता था ना कि ये इसने ये किया नहीं किया कि ये इंसिडेंट बना, तो इसमें ये इसने दवा पी है नहीं, तो थर्ड पार्टी जो लिख के देने वाला था ना, तो उसका भी वेट नहीं किया कोर्ट ने और हमको सजा दे, बिल कैंसिल कर दिया। तो लिखने की भी क्या वैल्यू है, वो तो आपस में होता है। तो उसके बाद भी कुछ हुआ तो कौन जवाबदारी लेगा? हम कैसे ट्रस्ट करें? ऑलरेडी हमने मेंटेनेंस दे रहे हैं हर महीने का, वकील का खर्चा, पुलिस स्टेशन का खर्चा, और दूसरा भी आपको इंसिडेंट रहना है। हमको महिला पुलिस स्टेशन में गए थे। मैं 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये जो इनका अविश्वास है, यह अविश्वास न्याय प्रणाली से है। और जिस दिन आदमी का, मानव जाति का, लोगों का विश्वास उठ गया न्याय प्रणाली से, तो सोचिए कितना बड़ा जो है विघटन हो जाएगा। तो इसलिए हमें न्याय प्रणाली के अंदर में पुरुष आयोग जरूरी है। ये बात हम हर एपिसोड में बोलते हैं। यदि पुरुष आयोग नहीं हुआ तो पुरुषों की सुनने वाला कोई भी नहीं है अभी। हाँ प्लीज। तो एक्चुअली डिवोर्स का मेरा वही कारण था कि सामने वाला का जब से शादी की थी, मम्मी पापा तो नहीं थे, मैं अकेला था, तो लोग का उसके और पापा का एटीट्यूड ऐसा डोमिनेट एटीट्यूड था। बराबर है। कम विशाल हम के ऐसा ही करना चाहिए। वो तो बिनवल शादी के दरमियान भी मेरी सासू ने ऐसा बोला था कि तुम्हारा दूसरा एक मकान है तो आप दोनों वहाँ रहने चले जाओ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने नहीं, मतलब हमारी सिस्टर है तो वो हम साथ में ही रहेंगे। वो आपको घर जवाई बनने का बोलती थी? नहीं, दूसरा हमारा मकान है, हमारा खुद का आपका मकान है। अच्छा। वहाँ आप शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, वो बोलती थी आप मियाँ बीवी अलग रहो, घर से अलग रहो। वो घर तोड़ने वाली बात बोलती है। तो मेरा नेचर कैसा है, मैं किसी का कुछ लेता नहीं। बराबर है, मेरे को किसी का चाहिए नहीं। मेरे पापा ने जो दिया है, मम्मी ने जो दिया है, वो इनफ है। इतने में अपना चलना नहीं, अपना नेचर ऐसा है। मैंने ऐसा सोचा मम्मी पापा नहीं है, एक मेरी बहन है, हर एक का नेचर थोड़ा प्लस पॉइंट है, तो वहां से भी सीखना मिले कि अपने को कूल कैसे रहना है, कितना सुनना है, कितना सुने तो कैसा आंसर देना है, वो भी एक सीखने की प्रोसेस है। आदमी को सीखने का ही नहीं, कहाँ पे एडजस्ट ही नहीं होने का। अपने भी ऐसा होशियार बने को सामने वाले को भी एडजस्ट होना पड़े। ऐसा भी टाइम आए, लेकिन हम सीखे तब वो ऐसा टाइम है ना, बस सीखना ही नहीं कुछ। आपकी वाइफ ने भी कुछ नहीं सीखा हाँ, उसको सीखना ही नहीं था। किसको? मेरी वाइफ को, क्या किसी का एडजस्ट होकर कैसे रहा जाता है, वो सीखना ही नहीं है उसको। अरे भाई, मैं कंप्लेन तो हर लोग, वो तो बहुत छोटी चीज है। हर पर्सन कंप्लेन कर सकता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो, लेकिन सामने वाले को मैनेज करके रहना, वो भी आर्ट है। वो भी स्किल्स मांगता है। सुनने की स्किल आती है, सोचने की स्किल्स आती है। वो जो स्किल्स होता है वही मैनेज करके रह सकता है। सही कह रहे हैं। तो वो स्किल्स डेवलप ही नहीं करना उसको। सही बात है। जैसे इन्होंने बोला कि घर तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे हाथ में इस वक्त में ये कांच का गिलास है, मैं इसको अभी यदि छोड़ दूंगा तो ये टूट जाएगा। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि इस कांच के गिलास को बना के दिखाओ, तो विनोद तिवारी इस कांच के गिलास को नहीं बना पाएगा। तो ये जोड़ना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है, और ये बात हमें समझनी चाहिए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसे भी ये बात समझनी चाहिए। अंत में हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई आप टिप देना चाहें, क्योंकि कई सारे हजारों लाखों लोग हैं जो इस वक्त में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं या इस तरीके से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो लड़की देखने के पहले पहले तो पैसा और सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहिए। अच्छा। देखना चाहिए खानदान। ओके। खानदान कैसा है, कोई खानदान में पहले मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम नहीं हुए है, तो खानदान का रेपुटेशन उसके समाज में क्या है, वो पहले देखना चाहिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्राइटेरिया होता है। ठीक है। दूसरा, देखो बने हुए तो अपने समाज में शादी करो। यस। थर्ड है, जिसको आप 5-6 साल के पहचानते हो, उसका नेचर है कैसा है, उसका फैमिली का नेचर क्या है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ये 3 बेसिक फंडामेंटल है, उस पर फोकस रहना चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आपने जो बात कही है मुझे बड़ी अच्छी लगी।
पे हमारे जो संस्कृति में भी कहा जाता है वो ये बोला जाता है कि एक खानदान की शादी होती है, दो परिवारों का मिलन होता है, दो आदमी और औरत का मिलन नहीं होता बल्कि परिवार और खानदान मिलता है। तो आपने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खानदान देखिए आप, खानदान यदि आप देखते हैं उनकी रिच फैमिली है, सब कुछ है और अच्छा बैकग्राउंड है, रिच फैमिली से मतलब अमीर नहीं बल्कि उनका संस्कृति संस्कार वाला माहौल बहुत अच्छा है, तो आप करिए। दूसरी बात आपने जैसे बोली कि उनका वो देखिए, बैकग्राउंड देखिए डिवोर्स का या उनका मैट्रिमोनियल वो देखिए। हाँ, तो अब दूसरा इसमें भी है कि आप उसका आप समाज का उसका क्या, उसका लेन देन कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो भाई किसी का लेन देन कैसा, लेन देन यानी लेन देन से बोलते हैं क्या कि भाई किसी के वहाँ गए, शादी में गए, कितने व्यवहार क्या करते, क्या देते, क्या लेते, आने जाने का कितने रिलेटिव उसके घर पे आते, वो कितने वहाँ जाता है, उसे पता है, उसका नेचर का पता चलेगा। मतलब वो कितने समाज में सामाजिक प्राणी हैं, कितने लोगों के बीच मिक्सअप हैं या अकेले हैं, अलग थलग हैं। और दूसरा एक और चीज़ जो आपने बताई थी मैट्रिमोनियल, वो मुझे अच्छी लगी। मुझे किसी और ने भी सलाह दी थी कि जब आप मैरिज करने जाते हैं तो आप डाइवोर्सी की जगह विडो से शादी करिए, क्योंकि विडो होना मतलब कि यदि वो डेथ हो गई है तो वो लड़की के हाथ में नहीं था, लेकिन डाइवोर्स हुआ है तो वो हमें ये नहीं पता कि वो डाइवोर्स किस वजह से हुआ है, क्या लड़की की वजह से हुआ है या लड़के की वजह से हुआ है। तो डाइवोर्स में थोड़ा सा एक वो रहता है, लेकिन विडो के अंदर में तो चीज़ें हाथ में नहीं है। पति या पत्नी का देहांत हो गया तो वो एक अलग चीज़ होती है। विडो यानी एक्चुअली विक्टिम, यू आर राइट। वो एक्चुअली विक्टिम है। यस, वो विक्टिम है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है। वो विक्टिम है, सामने वाला विक्टिम है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो कैसे। सो इनकी जो कहानी थी बहुत ही ट्रेजेडी भरी हुई थी और इन्होंने किस तरीके से एक औरत से अपना पल्ला छुड़ाया और वो औरत अभी भी 1 से 2 से और अब वो तीसरी शादी भी करके लगी हुई है। हम नहीं चाहते कि एक औरत किसी तरीके से किसी आदमी के ऊपर में बार बार डाइवोर्स के केस करके सिर्फ पैसा वसूलती रहे। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही और अगली बार हम इसी चैनल पर इसी वक्त 2 हफ्ते बाद आपसे नई स्टोरी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।